हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11th की जो वेक्टर एनालिसिस का सेकंड पार्ट था वो पूरा कराया। आज मैं फाइनल पार्ट आपको पूरा कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी दिक्कत हो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ में, और जहाँ भी जो दिक्कत हो लाइव चैट में या फिर इसके व्हाट्सएप नंबर पर लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए बच्चों, जिससे हमको ये पता चलता रहे कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज क्लास 11th का मैं आपको वेक्टर एनालिसिस का सेकंड पार्ट जो अधूरा हुआ था थोड़ा सा, उसी को मैं पूरा करके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था क्या कि सदिशों का गुणनफल, सदिशों के गुणनफल में हमने अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल पढ़ा था। अदिश गुणनफल क्या हमने बताया था कि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त जो राशि हो वो क्या हो जाए, अदिश हो जाए। जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन मिला क्या हमको, W वर्क, कार्य क्या है, अदिश राशि है। और उसके हमने आपको गुण भी बताए थे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल हुए थे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल के ये देखते हैं कि सदिशों का गुणनफल क्या है, इसके विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारी इसकी रहेगी कि सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल हम हेडिंग डालते हैं। सब लोग जुड़ते चलिए। सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हाँ, जुड़ रहे हैं? ठीक, जुड़ते रहिए बच्चों। देखिए तो सदिश गुणनफल होता क्या है ये जानेंगे कि जब दो सदिशों से प्राप्त गुणनफल हमारी राशि सदिश ही हो, वही क्या कहलाता है, सदिश गुणनफल कहलाता है। कि जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि, जब दो सदिशों से गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश हो जाए तो वह सदिश गुणनफल कहलाता है। जैसे बात करते हैं किसकी, बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणित बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी या लंबिक दूरी, टाउ या टार्क इक्वल F इंटू डी। यहाँ बल आघूर्ण भी क्या हो गई, सदिश हो गई है, F इंटू डी। F भी आपकी सदिश है और विस्थापन यानी लंबवत दूरी उसकी भी क्या है, सदिश है। तो दो सदिशों का गुणनफल हमारा क्या मिल गया, बल आघूर्ण मिल गया। तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश हो जाए तो वह सदिश गुणनफल कहलाता है। क्लियर है? लिख दें कि जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि, जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश राशि हो तो सदिश राशि हो तो क्या कहलाता है, वो उसे सदिश हो तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके एक पॉइंट जान लेते हैं कि इसे क्रॉस लगाकर व्यक्त करते हैं। क्या, क्रॉस। इसे फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं कि इसे क्रॉस, CROSS, ये क्रॉस का चिन्ह, क्रॉस लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसे क्रॉस लगाकर प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है कि जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि हमारी क्या हो जाए, सदिश राशि हो, तो उसे सदिश गुणनफल कहलाता है। और इसे क्रॉस लगाकर व्यक्त करते हैं। अदिश वाले में क्या था, डॉट। हालांकि ये जानिए
कि A इंटू बी और A क्रॉस बी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क दिखाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो आप परिमाण दिए हैं सदिशों के, सही बात है, ए भी अगर वेक्टर है तो वेक्टर ए का परिमाण ए होता है, लेकिन यहाँ पर इंटू मैथमेटिक्स वाले तो ऑलरेडी जानते हैं कि अभी तो ये इंटू इस इंटू में कोई फ़र्क नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क हम देखेंगे, वो भी देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए, यदि दूसरा पॉइंट इसका कि यदि एक वेक्टर ए ले लिए और दूसरा वेक्टर ले लिए बी, तब और यहाँ पर एंगल बन गया कितना, थीटा। तब यहाँ पर जो बनता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए बी साइन थीटा। यहाँ पर सदिश के लिए ये बनेगा। अब आप कहेंगे कि जब नहीं तब आप जहाँ नहीं तहाँ कास लगा देते हैं, जब नहीं तब साइन लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर यहाँ से क्या बात हो रही है, साइन का मतलब ये है कि कास 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 करना पड़ेगा। तो लंबवत के लिए हम साइन रखते हैं और समांतर के लिए हम क्या करते हैं, कास रखते हैं। क्लियर है। अब यहाँ थीटा एंगल है, लेकिन अब ये यहाँ तक सदिश तो दिख नहीं रही है। आप बताएं कि दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या हो, सदिश हो। सदिश तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ, तो सदिश नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ये कैप ऑफ एन लगा देते हैं। कैप ऑफ एन क्या बताता है, डायरेक्शन, दिशा बताती है। कि एन कैप क्या बता दी, दिशा बता दी कि सदिश है। भाई दिशा कौन बताता है, सदिश राशि तो बताती है। यहाँ कैप ऑफ एन का मतलब बिल्कुल बड़ा कमज़ोर है ये, लेकिन इसके साथ लग जाने से इसकी वैल्यू, इसकी मान जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। नहीं कुछ है नहीं, इसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये लगने से इसके मान में ये दिशा बताने लगी, तो ये अब मजबूत हो गया, इसको लगने से ये मजबूत हो गया। क्लियर हो रही है। तो हम यही लगाएंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए बी साइन थीटा। कैप ऑफ एन लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तो भी चलता है, लेकिन लगाने से ये प्रदर्शित हो जाता है कि दिशा को दर्शा रही है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों तथा ए और बी के बने कोण थीटा की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों तथा उनके बीच यानी ए और बी के बीच बने कोण थीटा की ज्या, साइन थीटा को हिंदी में ज्या बोलते हैं, ज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। लिख सकते हैं आप कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, हेडिंग लिख लीजिएगा, परिभाषा लिखते चलिएगा जिस तरह से लिखा गया है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों तथा उनके परिमाणों तथा बीच की कोण थीटा के ज्या मतलब साइन के गुणनफल के बराबर होता है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है। अब हम इसलिए हट भी जाते हैं कि आप लोग वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब सदिश गुणनफल के गुण क्या क्या है। सदिश गुणनफल के गुण हम पढ़ते हैं।
पहले वीडियो रोक लीजिएगा, रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। मिटा दें इसको। चलो भाई मिटा दिए इसको, मिटा। अब हम पढ़ते हैं कि सदिश गुणनफल के गुण। सदिश गुणनफल के गुण क्या क्या है? तो पहली बात तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। पहला गुण यही है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कैसे नहीं करता ये देख लेते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन क्यों नहीं करता। क्लियर है? देखिए, पहला कि जैसे हम ले लिए एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, इनके बीच कोण बन गया थीटा। तो पहले नंबर पर यहाँ लिखते हैं खुद ही कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए बी साइन थीटा, यही लिखते हैं। ये तो बन गया आपका एक जो था फार्मूला। ये जब ए और बी के बीच था, इसकी नोक को देखिएगा। अब अगर कहा जाए कि ये ए और बी था, अब बी से ए की ओर आएंगे तो कुछ ऐसे आएंगे ना, तो यहाँ से ऐसे आएंगे तो कितना बना ये 360 माइनस थीटा बना। तो अगर हम यहीं पर लिख दें कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल बी ए साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 360 माइनस थीटा। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल बी ए साइन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा ना। तो यहाँ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल माइनस बी ए साइन थीटा। यहाँ ए बी या बी ए साइन थीटा था, यहाँ माइनस में आ गया। क्यों? तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि अतः वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो है वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो क्रम विनिमय नियम का पालन करते। इससे ये सिद्ध हो गया कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। क्लियर है? दूसरा, अगर दूसरा वाला देख लें कि जब क्या हो समांतर, जब समांतर सदिश हो तब क्या होगा। समांतर सदिश के लिए यहाँ पर लिख देते हैं समांतर सदिश। समांतर सदिश के लिए देखिए ये एक ही दिशा में जा रहा है तो थीटा क्या बनेगा इसके लिए 0 डिग्री बनेगा। एक ही दिशा में जा रहा है। ये विपरीत दिशा में है तो इसके लिए थीटा क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा। समांतर है दोनों, लेकिन एक उसी दिशा में, एक विपरीत दिशा में। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल साइन 0 का मान 0 तो सब 0। तो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। बड़ा ये सवाल में अक्सर पूछेगा। जब सवाल देगा तो सवाल में अगर कह दिया कि 2 समांतर सदिशों का गुणनफल, 2 सदिश समांतर है, तब आप तुरंत उनका क्या करेंगे गुणनफल 0 रखेंगे। यहाँ दिख रहा है कि 2 समांतर सदिशों का भाई लंबवत है तो 90 अंश होगा। यहाँ तो समांतर की बात की जा रही है। समांतर के लिए
कास के लिए समांतर क्या होता है 0, साइन के लिए भी समांतर 0। तो यहाँ साइन के लिए समांतर अगर 0 कर रहे थे तो पूरा 0 आ रहा है ना। अगर 180 वाला भी देख लें कि यहाँ 180 करेंगे, अगर 180 को देखो तो भी 0 आएगा। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए बी साइन 180 अंश। साइन 180 अंश का मतलब कि साइन 90 प्लस 90 दूसरे में गया तो चेंज हो जाएगा कास 90। कास 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ भी तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल क्या मिल गया 0। इससे प्रूफ हो रहा है कि समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। लिख लेंगे समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है 0 यानी शून्य होता है। समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। नोट कर लीजिएगा इसको। फिर आगे देखते हैं हम, जब दो सदिश क्या हो लंबवत हो तब क्या होगा। जब दो सदिश लंबवत हो, कि जब दो सदिश क्या हो लंबवत, जब दो सदिश लंबवत हो तब क्या होगा। लंबवत के लिए एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण अगर बनता, अगर यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए बी साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री। अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल क्या मिलेगा ए बी साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो अगर ए बी मिल गया तो इससे ये प्रूफ हो गया कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। भाई वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी। कब? जब दो सदिश हमारे क्या हो लंबवत हो। तो लिख सकते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। लिख दीजिए कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ये जब कब रहेगा? जब दो सदिश कैसे रहेंगे आपस में लंबवत रहेंगे। ये तीसरा पॉइंट डाल दीजिएगा। ठीक, चौथा पॉइंट ये देख लेते हैं कि जब किसी सदिश का उसी सदिश में गुणा कराया जाए तब क्या होगा। जब किसी सदिश का उसी सदिश में गुणा कराएं, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल क्या होगा ए इंटू ए साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 0। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं ना। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनके लिए क्या हो जाएगा थीटा, इनके लिए थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं।
तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। अर्थात किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणनफल शून्य होता है। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है। लिख लेंगे, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है। क्लियर हुआ? ये लिख लीजिएगा। अब लंबकोणीय एकांक सदिशों का गुणनफल, लंबकोणीय पढ़े थे हम लोग, उसमें देख लेते हैं। लंबकोणीय एकांक सदिशों का गुणनफल, हटा दे रहे हैं इसको, नोट्स बनाते चलिए। लंबकोणीय एकांक सदिशों का गुणनफल, लंबकोणीय एकांक सदिशों का गुणनफल। लंबकोणीय एकांक सदिशों का गुणनफल। अब लंबकोणीय एकांक सदिशों का गुणनफल, ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ये क्या है x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है। अब z अक्ष क्या है, ये है z अक्ष ना, ये तो z अक्ष है। तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यही z अक्ष है। त्रिविम संरचना होती है, ठीक। तो इसको हम कुछ ऐसे बना देते हैं, ये हो गया z अक्ष। अब इनके लिए हम यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, एकांक वेक्टर क्या, i j और k। i j k लिख दिए। अब यहाँ से समझिए कि वेक्टर i इंटू आई या कैप ऑफ i क्रॉस कैप ऑफ i इक्वल क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अभी हमने पढ़ा कि किसी सदिश वेक्टर का उसी सदिश वेक्टर से सदिश गुणा कराने पर हमारा जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए कैप ऑफ i या i कैप क्रॉस i कैप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब ये शून्य होगा तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये भी शून्य होगा और ये भी आपका शून्य हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। क्लियर है? सदिश का जब किसी भी दो सदिशों का, जैसे किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अगर हम गुणा कराते हैं तो उसका जो सदिश गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अभी मैंने बताया आपको, तो उसी में उसी का करा रहे हैं तो गुणनफल क्या आ रहा है, शून्य आ जा रहा है। बात आ रही ना समझ में कि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है। अब जरा देख लेते हैं तथा दूसरा वाला देख लें। अगर अलग अलग ले लिया जाए, जैसे ले लिया जाए कि कैप i क्रॉस कैप j, कैप j क्रॉस कैप k, कैप ऑफ k क्रॉस कैप ऑफ i, ये क्या होगा देखते हैं। अब ये ऐसे है z, तो जब ऐसे है z तो कैप i और कैप j को ले लिए, कैप ऑफ i कैप ऑफ j ले लिए, तो बच क्या रहा है आपका, कैप ऑफ k। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कैप ऑफ k। अब j और k को लेंगे, जब j और k को ले लिए तो बचा क्या, कैप ऑफ i, यहाँ i कैप। और जब k और i को ले लिए, k इसको और इसको ले लिए, तो ये बच गया आपका क्या,
जी। क्लियर है। अब अगर इसको उल्टी दिशा में लें, इसको समझने के लिए एक तरीका और हम बताते हैं। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ हम आई जे के लिए, आई से जे गए, कैप आई, कैप इस तरह से चल रहे हैं क्लॉकवाइज, कैप आई इंटू कैप जे इक्वल कैप के, कैप जे इंटू कैप के इक्वल कैप आई, कैप के इंटू कैप आई इक्वल कैप जे। ये इस तरह से रोटेशन चल रहा है। लेकिन अब अगर हम इसी का अपोजिट करें, अपोजिट करने का मतलब है कि आई जे था, इसको लिख दें कैप ऑफ जे इंटू कैप ऑफ आई। क्या होगा? जे और के था, जे और के है, यहाँ लिख देते हैं कैप ऑफ के क्रॉस कैप ऑफ जे। यहाँ के आई था तो यहाँ लिख देते हैं कैप ऑफ आई इंटू कैप ऑफ के, आई के। तो आई, अब जे और आई अब उल्टा ले रहे हैं, जे और आई लेंगे तो बचेगा क्या? के। उल्टा चल रहे हैं ना, देखो एरो इधर था लेकिन अब इधर चल रहे हैं। जे क्रॉस आई इक्वल के, तो अपोजिट में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस के। कैप ऑफ के कैप ऑफ जे, कैप ऑफ के कैप ऑफ जे, देखिए उल्टा आ रहा है, ये इस रोटेशन में आ रहा है, तो बचेगा क्या? आई, तो माइनस कैप ऑफ आई। ऐसे ही आई और के को करेंगे तो माइनस कैप ऑफ जे। ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। हम हटे हुए हैं, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ही हम फिर इस पर चलेंगे। अब एक छोटा सा सवाल करेंगे, लेकिन सवाल करने से पहले आपको कक्षा 12 में सारिणी मिलेगी। वो सारिणी कई प्रकार से हल होते हैं। वही जो मैथ लिए हैं उनके लिए तो ठीक है, जो बायोलॉजी लिए हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ है नहीं। हम पहले आपको सारिणी समझा देंगे, उसके बाद सॉल्व कराएंगे, ठीक? तो इसको नोट कर लीजिए, हम बताते हैं आपको सारिणी। सारिणी देखिए ऐसे होता है, ऐसे बन जाएगा। कुछ लिख देगा 1 2 3 4, ऐसे मान लीजिए लिख दिया गया। और अदरवाइज कभी कभी 3 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। तो सारणी अगर इस तरह से दिया गया है तो ये ध्यान दीजिए कि आपको कुछ नहीं करना, समझना ये है कि अगर 2 वाला है तो एक तुरंत यहाँ प्लस लिख दीजिए, प्लस के बाद तुरंत क्या आना चाहिए? माइनस, फिर माइनस के बाद तुरंत क्या आना चाहिए? प्लस, प्लस के बाद क्या आना चाहिए? माइनस। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस आ रहा है। इसी रूप में ये चलेगा कि अगर ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये इस रूप में चलेगा। इसके लिए तीसरे वाले के लिए क्या होता है? मॉड में रहता है, जैसे प्लस, पहला प्लस हो गया तो तुरंत माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। क्लियर है? इसी तरह से एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, फिर एक प्लस। इसी तरह से इसको लेके सॉल्व करना है। सॉल्व करते कैसे ये देखिए, कुछ खास नहीं होता है, सीधा सीधा गुणा कराना होता है कि 4 का 1 में करा दो, 3 का 2 में करा दो, हो गया। 4 में 1 का कराओगे, 3 में 2 का, 4 1 के 4, जिससे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 माइनस, अब यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ प्लस तो प्लस माइनस का माइनस, 3 2 जा 6, सॉल्व किए क्या आ गया? -2 आपका ये आंसर आ गया। इसके सॉल्व के लिए कैसे करेंगे? यहाँ देखिए पहले प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, ये आपका क्या है? प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस। क्लियर? अब इसके लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए सॉल्व कराते हैं। जब आपकी ये पंक्ति और ये स्तंभ, ये जो ये वाला भाग है, नीचे वाला ऐसे ऐसे लिखा है 1 2 3, ये पंक्ति हैं, 1 4 7, ये क्या है? स्तंभ है।
ये कॉलम है और ये रो है, ये पंक्तियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पंक्ति हैं, और 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ये क्या है आपके स्तंभ है। तो इसमें करना क्या होता है कि अगर हम 1 को लेते हैं, किसको 1 को, किसको ले लेंगे 1 को, तो अगर यहाँ हम 1 को ले लेंगे तो जैसे ही 1 वाला लेंगे तो हमको ये पार्ट और ये पार्ट भूल जाना है। कुल मिला के इन दोनों को हमको भूलना है, 1 के सामने वाला 1 के नीचे वाला। तो बच क्या रहा है 5 8 6 9। तो 5 8 6 9 है तो सब सॉल्व करेंगे। तो 9 में 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 माइनस 6 8 जा 48, जब किसको लिए थे 1 को लिए थे। अब माइनस है तो माइनस किसको ले लिए 2 को, ब्रैकेट बना दीजिए। अब जब 2 को लेंगे तो ये बीच वाला और ये ऊपर वाला, मतलब अब क्या होगा ये, अब 2 को ले रहे हैं ना, जब 2 को लेंगे तो ये गया आपका और ये गया आपका, ये बचा क्या 4 7 6 9, 4 7 और 6 9 ये गया। तो 4 7 6 9 तो 9 4 जा 36 माइनस 6 7 जा 42। अब यहाँ +3 है तो +3 ले लिए। अब जब 3 वाले को लेंगे तो 3 वाला जाएगा और ये वाला जाएगा, अब ये और ये चला गया, दिख रहा है ये और ये गया। तो मिला क्या 4 7 5 8, 4 7 5 8 यही मिला। तो 8 4 जा वही मिला है ना, ये लास्ट वाला जब इसको ले लिए तो ये कट गया। तो 8 चौक 32, 8 4 जा 32 माइनस 5 7 जा 35। अब जरा सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा -3 1 जा -3, ये -2, 36 में 42 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 6, तो -6 +3, 32 में 35 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा -3, ये हुआ -3 माइनस और माइनस का प्लस, 6 2 जा 12, ये हो गया -3 3 जा 9। ये ज़रा सॉल्व करेंगे तो 9 और 3 -12 और ये +12 इक्वल क्या मिल गया 0 मिल गया। ये तो कोइंसिडेंट था 0 मिल गया, कोई ज़रूरी नहीं कि 0 ही मिले, सॉल्व करने का तरीका ये था। क्लियर है? तो चलिए एक इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो अब समझ में क्लियर आ जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल ये है कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर A इक्वल 2i + 3j + 4k तथा वेक्टर B इक्वल 4i + 3j + 2k हो तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हो तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B व वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A के मान बताइए। ठीक है, वेक्टर A का वैल्यू दिया, वेक्टर B की वैल्यू दी गई, अब इन्हीं का मान बताना है। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल कर दीजिए, यहाँ पर बना दिए। अब ज़रा लिखते हैं, यहाँ एक बार लिख लीजिए I J और K। A के लिए A पहले है ना, तो A के लिए जो I के कॉफिशिएंट हैं वो सब लिखिए। 2 है
तो 2 लिखेंगे हम, 2, जे का क्या है 3, के का क्या है 4। अब बी वाला लिख लीजिए 4, 3 और 2, इस तरह से लिख लिए। आई का कोफिशिएंट इधर, जे का और के का इधर, पहले ए वाला बाद में बी वाला। अब जब इतना लिख लिए हम तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए ये क्या है आपका प्लस, ये क्या है माइनस, ये क्या है आपका प्लस। अगर हम पहले आई वाले को लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल, चलिए कैप आई को ले लेंगे। जैसा मैंने बताया था कि अगर आई को लेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, बचेगा 3 3 4 2। तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कराइए, 2 3 जा 6, इसका इसमें माइनस 3 4 जा 12, मिल गया। फिर आगे देखिए जे को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस कैप ऑफ जे। अब कैप ऑफ जे को लेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, मिला क्या आपको 2 4 4 2, तो 2 2 जा 4, माइनस 4 4 जा 16, फिर प्लस आ गया ना, तो क्या लिखेंगे प्लस कैप ऑफ के। अब के लिए लेंगे तो आपका ये और ये छूट गया, मिला क्या 3 2 4 3, 3 2 जा 6, माइनस 4 3 जा 12। सॉल्व करेंगे इसको तो ये -6 कैप ऑफ आई, माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा 12j, और यहाँ पर -6k। ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। बस अब आपको इसी का अपोजिट करना है, तो चाहे अब इसको उल्टा करके लिखो कि पहले बी वाला ऊपर लिख दो, ए वाला नीचे, लेकिन ना इतना करके आप इस तरह से कर दीजिए कि चूँकि हम जानते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, लिख सकते हैं, माइनस लगा दिए तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल, उल्टा है ना तो माइनस लग गया। अब ज़रा देख लीजिए, माइनस को रख दीजिए बाहर, -6 कैप ऑफ आई प्लस 12 कैप ऑफ जे माइनस 6 कैप ऑफ के। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6i माइनस 12j प्लस 6k। ये आपका आंसर आ गया बी क्रॉस ए का। ये आंसर क्या था, ए क्रॉस बी का। ठीक है, यहाँ से आपका सदिश विश्लेषण समाप्त होता है बेटा। अब मैं आपको कम से कम अच्छे न्यूमेरिकल करवा दूंगा इसका। आज के लिए इतना ही, सब लोग मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।